सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की हमारी जो है सीरीज 64 लेक्चर पर पहुंच चुकी है। 63 लेक्चर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और आई होप आपकी जो तैयारी है वो भी सीक्वेंस वाइज चल रही होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी जैसे कि जानते हैं कि कल से हमारा जो है कौन सा पार्ट शुरू हुआ है। कल से हमारा जो है ज्योग्राफी का जो है पार्ट शुरू हुआ है मेरे भाई, ठीक है। पहले मैंने ये सोचा था इसके अंदर जो है रैंडमली क्वेश्चन करवाएंगे हम, लेकिन फिर बाद में एक मेरा थोड़ा सा आइडिया आया, आप भी बताना कैसे लगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 12 से 13 क्लास जो है हम इस लास्ट सेशन में देखने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड मेरे भाई। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर भी हम टॉपिक वाइज करते हैं मेरे भाई, ठीक है। 12 से 13 क्लास में इजीली 7 से 8 टॉपिक तो हम कवर कर ही लेंगे। और 7-8 टॉपिक का मतलब है यहां से अगर किसी टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका जो है डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 5-5-5 का फार्मूला लेना है आपको। इंडिया जीके में टोटल कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 15 मार्क्स की आपकी इंडिया जीके पूछी जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट सभी को मिलाकर 15 मार्क्स आता है। फिर भी हम कन्वर्ट करेंगे 5 हिस्ट्री, 5 ज्योग्राफी और 5 पॉलिटी, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी हम हिस्ट्री पॉलिटी हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे ही हम पॉलिटी को जो है अब टॉपिक वाइज करने वाले हैं, ठीक है। कल वाली पहली हमारी क्लास थी जिसमें हमने क्या देखा था, नदी से रिलेटेड जो है वीडियो देखे थे। आज भी हमारा जो है सेकंड लेक्चर रहने वाला है, सेकंड क्लास रहने वाली है, ये भी नदी से रिलेटेड रहने वाली है। लेकिन इसके अंदर जो है नदी टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। कैसे कराऊंगा तो ये एक बार आप सुन लीजिएगा। नदी टॉपिक हम कैसे कवर करेंगे, हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, ठीक है। उत्तर भारत की नदियों को 3 तंत्र में बांटा गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, और कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, ठीक है। ये 3 तंत्रों में बांटा गया है उत्तर भारत की नदियों को। उसके बाद हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां मेरे भाई, ठीक है। और दक्षिण भारत की नदियां भी कैसे पढ़ेंगे, एक तो पूर्व की दिशा की तरफ बहने वाली नदियां और एक पश्चिम की दिशा की तरफ बहने वाली नदियां मेरे भाई, ठीक है। ऐसे हम जो है ये नदियों का टॉपिक जो है आज कंप्लीट कर लेंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है ये कंप्लीट हम चैप्टर आज नदियों से रिलेटेड जो है सारा डाटा हम यहाँ पे देख लेंगे। एक चीज और फैक्चुअल यहाँ पे बता देता हूं, देखिए वैसे नदियां बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक सेकंड, वैसे नदियां बहुत सारी हैं लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है 90% जो क्वेश्चन आते हैं नदियों से रिलेटेड वो सारे हम यहां पे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप कहेंगे कि भाई 10% कौन से रह गए, तो मेरे भाई 10% वो रह गए जो राज्य के अंदर नदियां होती है ना, राज्य के अंदर नदियां होती है। अब राज्य के अंदर कैसे नदियां होती है, जैसे कि भाई अपने हरियाणा के अंदर भी बहुत सी नदियां हैं, जैसे कि मारकंडा नदी हो गई, टांगरी नदी होगी, और भी बहुत सारी नदियां हैं। ऐसे ही अन्य स्टेट में बहुत सारी नदियां हैं। राजस्थान की अलग नदियां हैं, उत्तर प्रदेश की अलग नदियां हैं, मणिपुर की अलग नदियां हैं। ये सारी स्टेट की नदियां जो है अलग अलग स्टेट में नहीं पूछी जाती, लेकिन जो 90% के अंदर हम जो नदियां कवर करेंगे ना वो सभी एग्जाम में पूछी जाती है। वो एवरग्रीन नदियां हैं, एवरग्रीन वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, DSSS भी ले लो, ठीक है। DSSS भी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। HSSC लिख लो, यहां पे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से जो है मैंने थोड़ी सी आपको बता दी हैं चीजें नदियों के बारे में, कैसे हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आई होप आपकी सारी जानकारी जो है, सारी इंफॉर्मेशन यहां से क्लियर हो गई होगी। अब आपको समझ आ गया होगा नदियों का हम यहां पे टॉपिक करने वाले हैं और कितने अच्छे तरीके से करने वाले हैं ये वीडियो के एंड में आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फटाफट बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। जो भी आपका करीबी दोस्त है, भाई है, बहन है, या फिर आपकी महिला मित्र है, उसके साथ शेयर कर दो जो सीरियसली स्टडी करना चाहता है या फिर HSSC में सिलेक्शन लेना चाहता है। उसके लिए भाई ये सीरीज देखना बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे बिल्कुल एंड में चलते हैं मेरे भाई, जहां पर मैंने पूरी नदियों से टॉपिक जो है रिलेट लिख के आया हूं मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं खुद से लिखता ना तो डबल टाइम लगता, डोंट वरी, मैं सारी चीजें यहां पे लिख के आ गया हूं। सबसे पहले हम यहां पर भारत की नदियों, उत्तर भारत की हिमालय नदियों के बारे में जान लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे देखो एक एक चीज मैंने लिखी गई है और बार बार बोल रहा हूं, और बार बार मैं हमेशा से बोलता हूं, आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल्स टाइम्स जो है इन रिसोर्सिस की,
जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूं ना, इनको मल्टीपल्स टाइम आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल्स टाइम इनको जो है रिवाइज करना है मेरे भाई। ये मान के चलो दो चीजें होती है, एक तो मिनिमम होती है और एक क्या होती है मेरे भाई, एक होती है मैक्सिमम। तो मिनिमम वाला तो टॉपिक ही खत्म कर दो वर्तमान में मेरे भाई, ठीक है। चाहे एचएसएससी, इवन एचएसएससी नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, तो मिनिमम वाला तो शब्द ही निकाल दो। जैसे कहते हैं ना कि सिकंदर की जो डिक्शनरी थी उसमें जो है पराजय या फिर हार का कोई शब्द ही नहीं था मेरे भाई, ठीक है। तो वैसे ही आप भी अपनी डिक्शनरी में जो है ये मिनिमम वाले शब्द को हटा दो, सिर्फ मैक्सिमम वाले को याद रखो। अपन आपका जो दिमाग है ना उसको एक जो है कमांड सेट कर दो, या फिर वर्तमान में जो आप देख रहे हो ना एआई का दौर चल रहा है, उसमें क्या है प्रॉम्प्ट डालते हैं और चीजें आ जाती है। तो आपका एक दिमाग जो है उसको प्रॉम्प्ट ही समझो और उसमें एक प्रॉम्प्ट डाल दो, ठीक है। उसमें एक प्रॉम्प्ट डाल दो, कौन सा प्रॉम्प्ट डाल दो, मैक्सिमम। मैक्सिमम एक प्रॉम्प्ट डाल दो कि भाई जो है आपको रिटन एग्जामिनेशन से पहले जितना मैक्सिमम आप सिलेबस कवर कर पाते हैं, जितना मैक्सिमम आप पढ़ पाते हैं, जितनी मैक्सिमम किताबें आप पढ़ पाते हैं अपने रिटन एग्जामिनेशन से पहले, उतना आपके लिए सेफ रहेगा, उतना आपके लिए सिक्योर रहेगा, उतना आपके सिलेबस के लिए अच्छा रहेगा, उतना आपका सिलेक्शन के लिए अच्छा रहेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब फटाफट हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। तो ये देखो, उत्तर भारत की नदियां हैं जो कि हिमालय नदियों से निकलती हैं। ये देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन तंत्रों में बांटा गया है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, जो हिमालय से नदियां निकलती है ना, इनको तीन तंत्रों में बांटा गया है। पहली सिंधु नदी तंत्र है, दूसरी गंगा नदी तंत्र है और तीसरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र को देख लेते हैं। यह विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें, जितनी चीजें यहां पे लिखी गई ना, सारी चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उद्गम कहां से होता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद, ठीक है। यहां से सिंधु नदी का जो है उद्गम होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान शेर का मुख कहते हैं। डेफिनेटली आप ये इसका उपनाम भी याद रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में सिंधु नदी को जो है तिब्बत से जो निकलती है वहां पर इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सिंगी खंबान के नाम से जो है जाना जाता है मेरे भाई। अब लंबाई आपसे पूछ सकता है, बताइए सिंधु नदी तंत्र की जो है कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी 2880 किलोमीटर जो है कुल लंबाई हो जाएगी पूरी नदी की। लेकिन अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे पूछे कि भाई बताइए सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है, तो आप 1114 किलोमीटर जो है बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। सहायक नदियां, देखिए बहुत सारी सहायक नदियां होती है, हर सहायक नदी को आप याद भी नहीं रख सकते, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है वो मैं इस वीडियो के अंदर लिख के लेके आया हूं, तो वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि गंगा की सहायक नदी होगी, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र की, दक्षिण भारत की जैसे कि कावेरी होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, महानदी होगी, इनकी सहायक नदी आप डेफिनेटली याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सहायक नदी देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की। दाएं तट पर इसकी सहायक नदी कौन सी है, शोक होगी, गिलगित होगी और काबुल होगी। ये काबुल नदी किसकी है, ये अफगानिस्तान की नदी है मेरे भाई, याद रखना, अफगानिस्तान की, ठीक है। तो ये नदी चाहे आप याद रखो या ना रखो, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में जो बाहर की नदियां होती है ना वो कम पूछी जाती है, एसएससी रेलवे में तो फिर भी पूछ लेता है। लेकिन ये बाएं तट पर जो नदियां मिलती है ना, ये नदियां आप डेफिनेटली याद रखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं झेलम होगी, चिनाब होगी, रावी होगी, व्यास होगी और सतलुज होगी। ये सारी नदियां जो है भारत के अंदर प्रवेश करती है मेरे भाई। और इन पांचों नदियों को जो है क्या बोला जाता है, इन पांचों नदियों को पंचनंद कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? जो पंजाब नाम पड़ा है ना, पंजाब हमारे देश का जो राज्य है, पंजाब का नाम क्यों पड़ा है, 5 नदियों के नाम से ही पड़ा है। ये चीज आप याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। अब सिंधु नदी से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताइए ये जल विसर्जन। अब जल विसर्जन का क्या मतलब है, यानी कि इस नदी का मुंह कहां पर है, कहां पर ये अपना जल जो है गिराती है। तो पाकिस्तान से बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में जो है ये अपना जल गिराती है। तो इतनी सारी डेफिनेशंस और जो डिटेल्स हैं, फैक्चुअल डाटा है, ये सिंधु नदी से जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। एवरीथिंग जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, वो सारी डिटेल फैक्चुअल मैंने यहां पे सिंधु नदी तंत्र से जो है लिख दी है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता भी होगी मेरे भाई, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है मेरे भाई, ठीक है। आप सभी जानते हैं भाई भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के अंदर से जो है ये नदी निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद, यहां से इसे भागीरथी कहा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भाई जहां से गंगा तो ये बाद में मिलती है, गंगा तो ये कहां पर मिलती है, देवप्रयाग में जाके मिलती है, देवप्रयाग,
देवप्रयाग एक स्थान है, यहां पर दो नदियां मिलती हैं। कौन सी नदियां मिलती है? एक तो अलकनंदा नदी मिलती है और इसके साथ में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, भागीरथी। तो ये जब इसका ओरिजिन होता है ना, जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो ये भागीरथी के नाम से निकलती है। जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल जाती है ना, तब इसको क्या कहा जाता है? तब इसको मेरे भाई गंगा कहा जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज यहां पे लिख भी दी गई है, यहां से इसको पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, अब लंबाई की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ईजी भी है। 25-25 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई हो जाएगी। अब सहायक नदी देख लेते हैं, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। बाएं तट पर इसकी सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई और कोसी हो गई मेरे भाई। ठीक है, अब दाएं तट पर इसकी जो है सहायक नदियां देख लेते हैं। यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है और सोन नदी है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, दाएं तट पर यमुना जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। अब ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जल विसर्जन, माउथ, यानी कि इसका मुंह कहां पर है? तो इसका मुंह मेरे भाई पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में यहां यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। तो इसका मुंह कहां पर है? बांग्लादेश में है मेरे भाई, इसका मुंह याद रखना। और एक क्वेश्चन जो है इसी वीडियो के अंदर आपसे पूछा जाएगा। चलिए, वो क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। क्वेश्चन क्या था अभी याद नहीं आ रहा यार, क्या क्वेश्चन था? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन, चलिए मैं प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, इसका आंसर आप मुझे देंगे। भारत की ऐसी नदी, भारत की ऐसी नदी जो जो सबसे लंबी और जिसका मुख भारत में हो। इसका आंसर, इसका जो है ऑप्शन मैं नहीं दूंगा। ठीक है, भारत में हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में एक मैंने आपसे पूछा है, इसका क्वेश्चन जो है ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं पता तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही शर्म फील करने की जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारी चीजें पहली बार ही पता लगती हैं, लेकिन इससे आपको एक चीज ये होनी चाहिए कि आप में सीखने की लगन होनी चाहिए। नहीं पता तो इसमें शर्माने या घबराने की बात नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग के अंदर भी जाते हैं ना, तो मेरे जैसे बच्चे होंगे, क्योंकि मेरे साथ जैसे बच्चे मुझे पता है कभी पूछते नहीं थे भाई ये है तो क्यों है ऐसा, लेकिन अब पता चला कि ये पूछना कितना इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। तो इसीलिए अगर आपने फीस दी है ना किसी भी कोचिंग में, तो आप चाहे लास्ट में बैठते हो या पहले बैठते हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं या फिर नहीं पूछते मेरे भाई। और नहीं पूछते ना तो पूछना स्टार्ट कर दो, ये बहुत जरूरी है मेरे भाई। जब तक आप खुद से सोचना या फिर ये जानना की कोशिश नहीं करोगे ना कि भाई ऐसा है तो क्यों है ऐसा, तब तक चीजें नहीं सोल्व होंगी मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और नहीं पता तो गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल गया होगा। कहां से मिल गया होगा? कहाँ मैंने बताया था ना अभी, ये जो लाइन लिखी गई है ना, जल विसर्जन, यहां से जो है काफी हद तक आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं याद रखने योग्य महत्वपूर्ण संगम। अब आप सभी जानते हैं भाई बहुत सारे संगम होते हैं गंगा नदी के, तो चलिए देख लेते हैं। उत्तराखंड में गंगा जो है इसके संगम होते हैं। विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती है? अलकनंदा प्लस धौली गंगा मिलती है मेरे भाई। नंद प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती है? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदियां मिलती हैं। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती है? अलकनंदा प्लस पिंडर नदी मिलती है। रुद्र प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती है? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदियां मिलती है। और देव प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती है? अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलती है। और यहीं से जो है ये गंगा जो है कहलाती है मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, अदरवाइज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। अब हम चलते हैं आगे। ऐसे हमने दो नदी तंत्र देख लिए ना, पहले हमने सिंधु नदी तंत्र देखा, उसके बाद हमने जो है गंगा नदी तंत्र देखा। अब हम तीसरा नदी तंत्र देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये कहां से प्रवेश करती है? ये भारत की पूर्वी नदी है मेरे भाई। ठीक है, ये भारत की पूर्वी नदी है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश से जो है ये प्रवेश करती है। और यहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जो है इसको जाना जाता है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश के बाद ये भारत में जो है असम के अंदर असम राज्य के अंदर प्रवेश करती है मेरे भाई। ठीक है, असम के अंदर जो है ये प्रवेश करती है और यहीं पर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से मेरे भाई जाना जाता है। और ये निकलती कहां से है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से, और मानसरोवर। और अगर मैं ग्लेशियर की बात करूं तो चेमा युंगडुंग
डुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो है ये निकलती है और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इतनी डिटेल आप इसके बारे में जरूर याद रखेंगे। चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। यह नदी 3 देशों में बहती है, याद रखना, चाइना के अंदर बहती है, भारत के अंदर बहती है और बांग्लादेश में बहती है ये नदी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उद्गम कहां से होता है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग हिमनद से इसका जो है उद्गम होता है और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये नाम जरूर याद रखना। अभी हमने जो है सिंधु नदी का भी जो है नाम देखा था कि तिब्बत मानसरोवर में उसको किस नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इसीलिए आप सिंधु नदी का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब भारत में प्रवेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से यह प्रवेश करती है और असम में इसे जो है ब्रह्मपुत्र जो है कहा जाता है। लंबाई की बात करूं तो 2900 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है और भारत की बात करूं तो केवल 916 किलोमीटर की लंबाई जो है इसकी भारत में है। इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है, मानस इसकी सहायक नदी है, लोहित इसकी सहायक नदी है, दिबांग इसकी सहायक नदी है, तीस्ता इसकी सहायक नदी है और धनसिरी जो है इसकी सहायक नदी है। इतनी सारी जो सहायक नदियां हैं ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हो जाएंगी। जल विसर्जन की बात करूं तो बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, जहां यह गंगा पद्मा से मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है मेरे भाई, ठीक है। तो इनका मुहाना भी याद रखना कि मुहाना कहां पर है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, तो ये चीज याद रखना भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो हमने उत्तर भारत की नदियां देख ली है। अब यहां पे एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई है, क्या लिखा है यहां पे, उत्तर भारत की प्रमुख नदियों की संक्षिप्त विशेषताएं। 3 नदियां हमने देख ली है, 3 नदी तंत्र देख लिया है। कौन कौन सा 3 नदी तंत्र देख लिया है, सिंधु देख लिया, गंगा देख लिया और कौन सा देख लिया भाई, ब्रह्मपुत्र देख लिया मेरे भाई, ठीक है। अब कुछ और नदियां भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई जो यहां से बता देता हूं। पंचगंगा में हमने देखा था ना, झेलम देखा था, रावी देखा था, व्यास देखा था, सतलुज देखा था। इन नदियों के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है मेरे भाई। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले झेलम नदी को देख लो। झेलम नदी, सारी नदियां जो लिखा है ना यहाँ पे, नदी हो गई, उद्गम स्थान हो गया, लंबाई हो गया, सहायक नदी हो गया और विशेष तथ्य हो गया, एवरीथिंग आप याद रखेंगे। चाहे रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये याद करनी है क्योंकि मोस्टली जो वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ना वो यहीं से होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं झेलम नदी का उद्गम स्थान कहां पर है, तो वेरीनाग कश्मीर से जो है इसका उद्गम होता है। 724 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और इसकी मुख्य सहायक नदी की बात करूं तो किशन गंगा जो है इसकी मुख्य सहायक नदी हो जाएगी झेलम की। और विशेष तथ्य की बात करूं तो श्रीनगर इसी के किनारे है और यह वुलर झील से होकर जो है बहती है मेरे भाई, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के किनारे जो है श्रीनगर बसा हुआ है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चिनाब नदी लिखा गया है, तो चिनाब नदी कहां से निकलती है, तो बारालाचा जो दर्रा है ना ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की जो है शिमला हो जाएगी। इसकी लंबाई की बात करूं तो 1880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी और मुख्य सहायक नदी इसकी कोई भी नहीं है। इसकी विशेषता क्या है, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चंद्र और भागा धाराओं से यह बनी है मेरे भाई। तो याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बताइए जो चिनाब नदी है ये किन 2 धाराओं से बनी हुई है, या फिर आपको यह दे देगा क्वेश्चन में चंद्र और भागा 2 धाराएं मिलकर जो है किस नदी का निर्माण करती है, तो चिनाब नदी का जो है ये निर्माण करती है। और चिनाब नदी कहां से निकलती है, बारालाचा दर्रे हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला हो जाएगी, वहां से यह नदी निकलती है मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत, ऐसे ही आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, रावी नदी की बात कर लेते हैं। तो रावी नदी कहां से निकलती है, तो ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है और रोहतांग दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है रोहतांग दर्रा अवस्थित है और 725 किलोमीटर जो है इसकी जो है लंबाई हो जाएगी। और इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, यह धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच से बहती है मेरे भाई। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, आगे व्यास नदी की बात कर लेते हैं। तो व्यास कुंड से यह निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। 470 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है मेरे भाई, यानी कि इसका ओरिजिन भी भारत में होता है और जो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड यानी ये जो पानी जल स्तर गिराती है वो भी भारत में ही इसका मुहाना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, व्यास नदी, ठीक है। ये आपसे पूछ लेता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है, एकमात्र भारत की नदी है जो पूरी तरह से भारत में है, तो आप बताएंगे व्यास ऐसी नदी है जो पूरी तरह से जो है भारत के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें। आगे चलते हैं, सतलुज की बात कर लेते हैं। तो सतलुज नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, राकसताल तिब्बत से जो है इस नदी का उद्गम होता है। 1450 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है
नदी है और शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, जो दर्रे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो ये शिपकिला दर्रा जो है ये भारत में किस राज्य के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। ये फटाफट से जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आगे चलते हैं, यमुना नदी को देख लेते हैं। यमुना नदी और गंगा नदी एवरग्रीन नदियां हैं, सभी को इन क्वेश्चन सभी को जो है इन दोनों नदियों के बारे में पता होता है। फिर भी चलिए देख लेते हैं, उत्तराखंड से ये नदी निकलती है यमुना नदी, और ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा निकलती है, उत्तराखंड से ही निकलती है। 1376 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, और इसकी मुख्य जो सहायक नदियां है कौन सी हो जाएंगी? तो यमुना की जो मुख्य सहायक नदियां चंबल हो जाएगी, केन हो जाएगी, और बेतवा इसकी जो है मुख्य सहायक नदियां हो जाएगी। इसकी विशेषता की बात करूं तो सबसे बड़ी विशेषता यही है, जो यमुना है ना, ये गंगा की जो है सबसे सहायक नदी है, सबसे बड़ी मेरे भाई, ठीक है। तो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये यमुना हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यमुना नदी जो है किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई। तो ये सारी हमने जो है उत्तर भारत की सारी नदियां देख ली है मेरे भाई, ठीक है। उत्तर भारत की सारी नदियां देख ली है, मोस्टली जहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है, सारी नदियां। अब हम किस तरफ चलते हैं? अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी की तरफ चलते हैं। यहां पे भी कुछ नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है मेरे भाई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। वैसे मैं इसको इंक्लूड करने वाला था, फिर मैंने सोचा यार जब हमारा जो टारगेट है ना वो कुछ भी नहीं स्किप करने का है, तो इसको ऐड कर ही लेते हैं, क्या पता भूला भटका एक क्वेश्चन पूछ ही ले मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है। उत्तर पूर्व में सबसे मुख्य ब्रह्मपुत्र है, जो हम ऊपर देख चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन उसकी सहायक नदियां हैं, परीक्षाओं में असली चुनौती होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में तो अच्छे तरीके से मैंने बता दिया, जितना फैक्चुअल डाटा था एक बार फिर से बता देता हूं। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो ये जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। और कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो तिब्बत के कौन से ग्लेशियर से निकलती है भाई? कौन सी नदी थी? ब्रह्मपुत्र नदी थी ना, हाँ ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। वहां पे इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश के अंदर से ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, जहां पर इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये असम में प्रवेश करती है, असम में इसको जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और अंत में ये जो है डेल्टा बनाकर जो है अपना जल गिरा देती है मेरे भाई, ठीक है। पश्चिम बंगाल और जो कौन सा है, बांग्लादेश, वहां पर जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है, और सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा सुंदर डेल्टा हो जाएगा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब जो है बहुत सारी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ये ब्रह्मपुत्र लिखा है, ये सारा मैं बता चुका हूं। तिब्बत के मानसरोवर चेमा युंगडुंग हिमनद से ये निकलती है। विशेषता, इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में जो है बनाती है। लोहित नदी, इसे खून की नदी भी कहा जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या है? लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कहां पर बहती है? अरुणाचल प्रदेश में बहती है, और इसको खून की नदी भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन दो तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आपसे ये पूछेगा, बताइए जो है खून की नदी जो है किस नदी को कहा जाता है? तो आप बताएंगे लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। या फिर जो है आपसे पूछ लेगा, स्टेट पूछ लेगा कि बताइए खून की नदी से जो है खून की नदी के नाम से प्रसिद्ध लोहित नदी जो है भारत के किस राज्य में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये बहती है मेरे भाई। आगे चलते हैं, सुबनसिरी, यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, बताइए ब्रह्मपुत्र की जो सबसे बड़ी सहायक नदी भारत में कौन सी है? तो आप सुबनसिरी जो है बताएंगे मेरे भाई। इसका उद्गम तिब्बत में है मेरे भाई, ठीक है। मानस नदी, यह भूटान से होकर आती है और असम में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। असम यानी कि असम में ही इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। मानस नेशनल पार्क इसी के किनारे जो है अवस्थित है। तीस्ता की बात करूं तो यह सिक्किम के जेमू हिमनद से निकलती है। पहले यह गंगा की सहायक थी, लेकिन 1787 की बाढ़ के बाद यह ब्रह्मपुत्र में जो है मिलने लगी मेरे भाई। बराक नदी की बात करूं तो यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। यह मिजोरम और असम में बहते हुए बांग्लादेश जाती है, जहां इसे मेघना के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ये सारी नदियां हो गई है नॉर्थ ईस्ट की मेरे भाई, ठीक है, हो गई। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही हम सारी पूरी नदियों टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे जो है 90% जो है आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए, पहले हमने क्या देखा? उत्तर भारत की नदियां देख ली, उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की नदियां देख ली। अब हम जो है दक्षिण भारत की नदियां देखने वाले हैं, ठीक है।
तो पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां, तो इसको दो दो टुकड़ों में मैंने बांट लिया। जो दक्षिण भारत की नदियां है ना, जैसे कि ये हमारा भारत है मेरे भाई, ठीक है, ये हमारा भारत है, ये क्या है, ये पूर्व है मेरे भाई, ये क्या है, ये पश्चिम है मेरे भाई, ठीक है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, पूर्व में भाई, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो एक सेकंड, अच्छा ये यहां पे आ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, अब आप ऐसे याद रखेंगे, जो नदी पश्चिम की तरफ जाएगी ना वो तो अरब सागर में अपना जल गिराएगी, और जो नदी पूर्व की तरफ जाएगी वो अपनी बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी, और ये नीचे क्या है, ये नीचे जो है हिंद महासागर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है हिंद महासागर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, मुख्य नदियां कौन सी है, तो ये नदियां भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं, भ्रंश घाटी से बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है। अच्छा, दो चीज आपको पता होनी चाहिए, एक तो डेल्टा और एक जो है जवार नदमुख, जवार नदमुख, इनके बारे में जो है बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जवार नदमुख मेरे भाई, ठीक है। तो डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो बस इतना सा दिमाग में सेट कर लो, जो भी नदी पूर्व की तरफ बहती है, जो भी नदी पूर्व की तरफ बहती है वो डेल्टा बनाती है, और जो भी नदी पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है वो नदी क्या बनाती है, वो जवार नदमुख बनाती है। जवार नदमुख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, एस्चुरी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये तो हमने रट्टा मार लिया, पूर्व की तरफ गई तो भाई डेल्टा बनाएगी और पश्चिम की तरफ गई तो जवार नद बनाएगी, थोड़ा तो ऐसा बताओ भाई जिससे हम अंदाजा लगे इसके। तो चलिए वो भी बता लेता हूं कि भाई डेल्टा कैसे बनाती है। तो डेल्टा कैसे बनता है, तो ये बात आप याद रखना, जैसे ही ये अपने साथ जो जो पूर्व की तरफ नदियां जाती है ना, ये अपने साथ बहुत सारी गाद लेके जाती हैं, गाद लेके जाती है, मिट्टी लेके जाती हैं, कंकड़ लेके जाती हैं, ये सब कुछ लेके जाती हैं अपने साथ में, और जहां पर इनका मुंह बनता है ना, यानी कि मुहाना बनता है, वहां पर ये नदियां काफी सारी जो है धाराओं में बट जाती है। एक धारा यहां जाएगी, एक धारा यहां जाएगी, एक धारा यहां जाएगी, एक धारा यहां जाएगी, तो डिफरेंट धाराओं में ये बट जाती है, और डिफरेंट धाराओं में बटने के बाद जो है ये डेल्टा बनाती है मेरे भाई। आई बात समझ में, ये डेल्टा बनाती है। इसी के अपोजिट जवार नदमुख यानी कि एस्चुरी कैसे बनती है, तो ये जो नदियां पश्चिम की तरफ जाती है ना, ये नदियां अपने साथ इतना सारा, मतलब बहुत सारा लेके जाती हैं, गाद मिट्टी कंकड़, लेकिन इसके कंपेयर जो ये पश्चिम में नदियां बहती है ना, ये नदियां अपने साथ ना तो ज्यादा मिट्टी लेके जाती है, ना ही जो है गाद लेके जाती है, ना ही ज्यादा कंकड़ लेके जाती है। इसीलिए इनका जो ढलान होता है ना, ढलान, वो इनका जो ढलान है वो तीव्र होता है, तीखा होता है, तो तीखा ढलान होता है ना, इसीलिए जो है ये डायरेक्ट नीचे जाती है मेरे भाई, ठीक है, डायरेक्ट नीचे जाती है, इसीलिए जो है ये जवार नदमुख का जो है निर्माण करती है। यहां से जो है एनसीईआरटी की डेफिनेशन आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ये देखो डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है, जो मैं बता रहा हूं यही चीज आपको एनसीईआरटी मिलेगी, चाहे आप 6 से लेकर 12 तक पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। जो मेरे साथ तैयारी करना चाहता है या फिर जो बिल्कुल सीरियस तैयारी करना चाहता है ना एचएसएससी की, यकीन मानिएगा ऐसे आप तैयारी करोगे ना, डेफिनेटली बोर होने वाले हो, और मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं जो सिलेक्शन निकलेगा ना वो बोर होकर ही निकलेगा। आपको अपने जो सुख है ना, वर्तमान के जो सुख है वो त्यागने ही पड़ेंगे भाई, हर चीज आप नहीं पा सकते, ये सच्चाई है, कुछ ना कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। या तो वर्तमान की खुशियां त्याग दो, फोन ऑफ फ्रेंड त्याग दो, गर्लफ्रेंड को कुछ टाइम के लिए कहो भाई देख थोड़ा सा तसल्ली रख, मैं एक बार नौकरी लग जाता हूं तो घर वाले तेरे भी मान जाएंगे, मेरे भी मान जाएंगे, सीधी बात है। नहीं तो फिर मेरे भाई वही चीज होगी आपके साथ, वो ठुकरा के मेरे वाला प्यार जो है ना, वो तो फिल्म थी जो बन जाता आईएएस, ऐसा सच में नहीं होता। कभी आप सोचो ऐसा सच में होता होगा, एक आधा कोई हो जाता हो तो हो जाता होगा, बाकी ऐसा फिल्मों में ही होता है मेरे भाई। आई बात समझ में, तो इतना आगे नहीं जाना है, जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे उस पर ध्यान करो, उस पर फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे आपको पढ़ना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम अगर आप 1 या 2 घंटे फोन ऑफ फ्रेंड कर रहे हो ना, तो 4-5 घंटे आपको स्टडी को देना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। जितना आप बातों में खोए रहते हो ना, आपको समय का पता नहीं चलता। देखिए ऐसा है, जो उम्र आपके अंदर आई है ना वो मेरे अंदर भी आ चुकी है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए मैं आपको उस चीजों से बताना चाहता हूं जो मुझे किसी ने नहीं बताई। देखो ये फैक्चुअल डाटा है, भाई भाई को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा, है ना, फैक्चुअल डाटा। अब आपको ये चीज कोई और नहीं बता सकता, या फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं भाई बताने में, आजकल सीधी सी बात है देखो। लेकिन आप लड़की हैं या लड़का है, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, आपको अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखना पड़ेगा, आपकी जो है फ्यूचर रखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको अपना
करियर रखना पड़ेगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उसके बाद आपको अपना जो है परिवार रखना पड़ेगा प्रायोरिटी पे, उसके बाद जो है आप अपना बॉयफ्रेंड को रखो, गर्लफ्रेंड को रखो, आई डोंट केयर किसी को रखो मेरे भाई, लेकिन फर्स्ट आपको जो है करियर को जो है प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आपका नहीं बनाना तो कोई आपको नहीं पूछेगा। ये वो सच्चाई है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, और ये सच्चाई आपको कब पता चलेगी पता है? ये आपको तब पता चलेगी जब सारी चीजें आपसे छिन जाएंगी मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? तो मेरे साथ वही बच्चा चल सकता है जो बोर होने का दम रखता हो, जो कहता हो कि हाँ मैं बोर हो सकता हूं मेरे भाई, तू करवा मेरे भाई, तू डेटा दे, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, चाहे कितना ही बोर होता हो। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर जो ऊपर ऊपर से करवा के चले जाते हैं और मिलियंस में व्यूज आते हैं मेरे भाई। ठीक है, वर्तमान की जो कंडीशंस है ना, वर्तमान में जो रियलिटी है सिलेक्शन की गवर्नमेंट जॉब की, वो यही कहती है भाई सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्विक नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? क्विज लगानी पड़ेंगी, उसके बाद आपको क्या लगानी पड़ेंगी? यूट्यूब मैराथन लगानी पड़ेंगी। लेकिन वर्तमान में तो उल्टा चल रहा है। वर्तमान में तो ये लोग क्या पता है क्या सोचते हैं? आ गई क्या हरियाणा पुलिस की रेट, चलो यार यूट्यूब पे लगा लो गेड़ा। यूट्यूब पे इतनी भारी वीडियोस चल पड़ेंगी जिसका मतलब नहीं है मेरे भाई, लेकिन यहां पे सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, कुछ भी कर लेना, सिलेक्शन ऐसे ही होगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट मेरे भाई। आई बात समझ में? ये सबसे अंतिम है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं अपने फ्यूचर के साथ तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप ले सकते हो। कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप अपने परिवार का जो पैसा है, टाइम है, अपना टाइम है, सिर्फ ये बर्बाद करेंगे और जो अपनी फेवरेट जिंदगी की चीज है ना उसको खो देंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए नर्मदा नदी के बारे में चलते हैं, बातें बहुत ज्यादा हो गई है, चलिए फटाफट इसको एंड करते हैं। नर्मदा नदी के बारे में चलते हैं, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से ये निकलती है। लंबाई की बात करूं तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और विशेषता क्या है इस नदी की? यह उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियां के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के पास यह धुआंधार जो है जलप्रपात बनाती है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना धुआंधार जलप्रपात जो है कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी जो है ये बनाती है मेरे भाई। ठीक है, और सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा की सहायक नदियां तवा हो जाएगी, ये सबसे मुख्य नदी है भाई। नर्मदा की सबसे मुख्य सहायक नदी अगर आपसे पूछे ना तो तवा नदी है मेरे भाई। ठीक है, हिरन हो जाएगी, शेर हो जाएगी और दूधी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद तापी नदी देखते हैं। तापी नदी ये भी पश्चिम की नदी है मेरे भाई। उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रेणियों से जो है इसका उद्गम होता है। लंबाई 724 किलोमीटर हो जाएगी। विशेषता क्या है तापी नदी की? यह नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में जो है ये बहती है। माही नदी की बात करूं तो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणी से निकलती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं पूर्व की ओर बहने वाली। तो पश्चिम की ओर बहने वाली हमने नदियां देख ली, तो उसके बाद हम देखते हैं पूर्व की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, जो नदी पूर्व की तरफ बहेगी वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, और जो नदी पश्चिम की तरफ बहेगी वो अपना जल अरब सागर में गिराएगी मेरे भाई। ये नदियां लंबी है और अपने मुहाने पर विशाल डेल्टा बनाती है। सबसे पहले गोदावरी नदी, इसको क्या बोला जाता है? बूढ़ी गंगा बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, बूढ़ी गंगा इसको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के नासिक के तरंबकेश्वर से इसका जो है उद्गम होता है। लंबाई की बात करूं तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी ही नदी है मेरे भाई। ठीक है, उपनाम की बात करूं तो इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा जो है कहा जाता है। सहायक नदियां कौन है? गोदावरी की सहायक नदियां पेन गंगा हो जाएगा, वेन गंगा हो जाएगा, प्राणहिता हो जाएगा, मंजरा हो जाएगा, इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएंगी। कृष्णा नदी की बात करूं तो उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। लंबाई की बात करूं तो 1401 किलोमीटर हो जाएगी। और सहायक नदियां की बात करूं तो तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी, ये सारी नदियां जो है कृष्णा की सहायक नदियां हो जाएगी। कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। उद्गम कहां से होता है? तो कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। लंबाई 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विशेषता की बात करूं तो इसे इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की जो है गंगा कहा जाता है। इससे साल भर जो है पानी रहता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। सहायक नदियों की बात करूं तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी जो है इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। महानदी की बात करूं तो उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के पास से जो है इसका
उद्गम होता है, लंबाई 851 किलोमीटर हो जाएगी और विशेषता प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो हीराकुंड बांध है, सबसे पहले ये चीज आप दो क्वेश्चन याद रखनी है। सबसे पहला ये कि हीराकुंड बांध जो है हरियाणा कह रहा हूं, हीराकुंड बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे उड़ीसा राज्य के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। किस राज्य में अवस्थित है, उड़ीसा राज्य के अंदर अवस्थित है। या फिर आपसे यह पूछेगा बताइए जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी के ऊपर अवस्थित है, तो महानदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत की अन्य छोटी नदियां देख लेते हैं। तो स्वर्ण रेखा रांची के पठार झारखंड से निकलती है, इसके किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। पेनार नदी की बात करूं तो कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में ये बहती है। वैगई नदी की बात करूं तो तमिलनाडु की नदी है, मदुरई शहर जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। शरावती नदी की बात करूं तो कर्नाटक की नदी है, जिस पर भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जो है स्थित हो जाएगा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर देना मेरे भाई। यही आप ही मुझे मोटिवेशन करते हो, आप ही मेरे चैनल की ग्रोथ कर सकते हो, आप ही मेरे चैनल को पुश कर सकते हो। यूट्यूब तो करता नहीं है भाई, देखो सीधी सी बात है, ठीक है। आपसे क्या सरवाना, कोई मेरा छोटा भाई होगा, कोई मेरा बड़ा भाई होगा, सिंपल सी चीज है यार। चलिए आगे चलते हैं। अब एक नजर में ये लास्ट रह गई है भाई, इसको भी देख लेते हैं, एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर आपसे सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूछे तो आप क्या बताएंगे, गोदावरी हो जाएगी। भ्रंश घाटी वाली नदियां कौन सी हो जाएंगी, नर्मदा और तापी। भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली की ये बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, रिफ्ट वैली की ये बात कर रहा है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी। डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हो जाएगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये दक्षिण भारत की नदियां हैं मेरे भाई, दक्षिण भारत की नदियां, ठीक है। तो यहां पे हमारा नदियां टॉपिक कंप्लीट होता है मेरे भाई, नदियां टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अभी कहां जा रहे हो, अभी कहीं नहीं जाना मेरे भाई। अभी तो हमें 15 प्रश्न भी देखने हैं इससे रिलेटेड, तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। आप फटाफट कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आपका नदियों का टॉपिक कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कि 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इतना सा आप नदियां कर लोगे ना भारत की, तो यहां से कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। जितनी डिटेल हमने नदियों के बारे में जानी है ना दोस्तों, यकीन मानिएगा उससे बाहर आपके ये सारे क्वेश्चन जो है नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी हो जाएगी। तो शिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं, किसके बारे में बता देता हूं, चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी जो है, चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा है भाई, याद रखना है। यहां पे लिख देता हूं शिप्रा, यहां पे नहीं आएगा क्या, चलिए यहां पे लिख देता हूं शिप्रा, ठीक है। शिप्रा नदी हो जाएगा। और ये जो चंबल नदी है, ये इसका ओरिजिन कहां से होता है, तो इसका ओरिजिन जो है मेरे भाई, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, यहां से देख लो, सब कुछ लिखा है मैंने, सब कुछ लिखा है, नहीं लिखा गया यहाँ पे चंबल नदी का, चलिए कोई बात नहीं है, यहां से देख लो। परिचय क्या है, शिप्रा नदी के बारे में लिखा गया है ना, कोई नहीं, मैं उसका भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चंबल नदी का भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है मेरे भाई, शिप्रा नदी चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश की एक पवित्र नदी मानी जाती है, जिसके किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित होता है मेरे भाई। उद्गम, शिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में काकरी बरडी नामक पहाड़ी से होता है। जल विसर्जन यह उत्तर की ओर बहते हुए राजस्थान की सीमा के पास चंबल नदी में जो है अपना जल गिराती है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब यहां पे कुछ और नदियां दी गई हैं, जैसे कि गोदावरी नदी दी गई है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबकेश्वर से होता है, ठीक है, त्रंबकेश्वर, ठीक है, त्रंबकेश्वर से जो है इसका उद्गम होता है मेरे भाई। महानदी का उद्गम कहां से होता है, तो छत्तीसगढ़ के धमतरी में सिहावा के पास से इसका उद्गम होता है, ठीक है, सिहावा के पास से इसका उद्गम होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद नर्मदा की बात करूं तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, एमपी से होता है भाई, ठीक है। एमपी के कहां से होता है, एमपी के अमरकंटक से होता है, ठीक है, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से जो है इसका उद्गम होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला गया है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। तो अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है मेरे भाई, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है, जोहिला भी निकलती है, सोन भी निकलती है, सोन भी निकलती है। तो गोदावरी जो है ये अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। ये कहां से निकलती है, अभी हम देख के आए हैं गोदावरी नदी।
कहाँ से निकलती है? जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से देख लेना, सारी डिटेल लिखी गई है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यह अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। अमरकंटक का महत्व क्या है? तो मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पठार एक प्रमुख अरीय अपवाह का उदाहरण है, जहां से नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती है। नर्मदा, सोन और जोहिल इसी क्षेत्र से जो है उद्गम होती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद और क्या हम देख सकते हैं? और ये सारी देख चुके हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? तो नर्मदा तो और सोन नदियां कहां से निकलती हैं? तो अभी हम देख के हैं नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं? कहां से निकलती है? ये यहां पे देखा ना आपने, कहां गया? ये नदियां अमरकंटक पठार से निकलती है। बस मिल गया आपको आंसर। इस एक पीडीएफ को और इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना, यकीन मानिएगा बहुत सारी चीजें आपकी याद हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो नर्मदा और सोन नदियां रामगढ़ कुंभद से नहीं निकलती है। पंचमढ़ी पहाड़ी से नहीं निकलती। पंचमढ़ी पहाड़ी कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी। गवाल पहाड़ी से भी नहीं निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नर्मदा तथा सोन नदियां जो है ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पठार पहाड़ी एक प्रमुख जल विभाजक है। यहां से नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती है, जिसे अरीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। नर्मदा नदी यह अमरकंटक के पश्चिमी ढाल से निकलती है और एक भ्रंश घाटी में बहते हुए पश्चिम की ओर जाती है। जल विसर्जन अरब सागर में करती है। सोन नदी की बात करूं तो यह अमरकंटक पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए पहाड़ों से नीचे उतरती है। जल विसर्जन पटना के पास जो है गंगा नदी में जो है ये मिल जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जवार नदमुख का निर्माण करती है? तो मैंने 2 चीज आपको ऊपर बताई थी। एक तो क्या था भाई? एक तो डेल्टा था और एक जवार नदमुख था। जवार नदमुख सिंपल सी चीज मैंने बताई थी, जो पूर्व की तरफ जाएगी वो नदी डेल्टा बनाएगी और जो पश्चिम की तरफ जाएगी वो जवार नदमुख बनाएगी। पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ। तो ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है भाई जवार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करता है। तो एस्चुरी का निर्माण कौन करता है भाई? तो कौन सा करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र तो आप सभी जानते हैं पूर्व दिशा की तरफ जाती है मेरे भाई। ठीक है, कृष्णा और कावेरी भी कहां पर जाती हैं? पूर्व दिशा की तरफ जाती हैं। कृष्णा एवं गोदावरी भी जाती है भाई पूर्व दिशा की तरफ। लेकिन जो नर्मदा एवं ताप्ती है ये कहां पर जाती है? ये पश्चिम दिशा में जाती है, अरब सागर में अपना जर गिराती है। तो यानी कि जवार नदमुख का निर्माण जो है नर्मदा और तापी नदी करती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा और तापी 2 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदियां भ्रंश घाटियां यानी कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। कठोर चट्टानी मार्ग से बहने के कारण ये अपने साथ बहुत कम तलछट लाती हैं और इनका मुहाना समुद्र से बहुत तीव्र तेज होता है। इस कारण ये डेल्टा बनाने के बजाय जवार नदमुख का जो है निर्माण करती है। यहां से उद्गम देख लेना। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में, और तापी नदी सतपुड़ा मुल्ताई से निकलकर खंबात की खाड़ी में। ये दोनों चीजें भी आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली की ये बात कर रहा है मेरे भाई। रिफ्ट वैली ऊपर से ही मिल गया होगा आपको क्वेश्चन, रिफ्ट वैली। ठीक है, क्या लिखा था यहां पे? नर्मदा अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी। यहां पे एक चीज आई थी, ये देखो, ये रहा। यहां पे क्या लिखा गया है? प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा और तापी ऐसी बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। तो नर्मदा कौन सी हो गई? नर्मदा जो है ये भ्रंश घाटी से बहती है। यहां पे क्या पूछ रहा है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं आराम से। भ्रंश घाटी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार के बनने के समय हुए हलचलों के कारण उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में
सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में एक धसा हुआ हिस्सा बन गया मेरे भाई, ठीक है, जिसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। यहां से आपको डेफिनेशन मिल गई मेरे भाई। किसकी डेफिनेशन मिल गई? रिफ्ट वैली की डेफिनेशन मिल गई। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई भ्रंश घाटी, ये भ्रंश घाटी है, ये भ्रंश घाटी है मेरे भाई, ठीक है, ये भ्रंश घाटी है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ मेरे भाई, जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, जब ये बन रहा था तो इसमें हलचल होने लगी थी। हलचल होने के बाद उत्तर में विंध्याचल, इसके जो उत्तर में है ना, उत्तर में यहां पे क्या है? उत्तर, उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है भाई। और इसके दक्षिण में क्या है मेरे भाई? इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये दोनों के बीच में जो रह गई ये भ्रंश घाटी है, ये रिफ्ट वैली है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब आपको पता चल गया होगा। प्रवाह की बात करूं तो नर्मदा नदी इसी संकरी और गहरी भ्रंश घाटी से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसी कारण यह अन्य दक्षिणी भारत नदियों की तरह डेल्टा नहीं बना पाती है। उद्गम की बात करूं तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। जल विसर्जन की बात करूं तो गुजरात के भरूच के पास खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जवार नदमुख जो है बनाते हुए अपना जो है ये जल गिरा देती है मेरे भाई। एक सेकंड के लिए वेट करना प्लीज, एक फोन आ रहा है यार। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो किस नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनता है? तो कावेरी, महानदी और गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी तो आप सभी जानते हैं भाई, पूर्व की तरफ ये नदी बहती है। महानदी भी पूर्व की तरफ और कावेरी नदी भी पूर्व की तरफ। तो ये डेल्टा बनाती है मेरे भाई, पूर्व की तरफ बहेंगी तो जाहिर सी बात है डेल्टा बनाएंगी। लेकिन जो तापी नदी है ये पश्चिम की तरफ बहती है, इसीलिए जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? देखो, तापी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो सतपुड़ा और अजंता श्रेणियों के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तीव्र ढाल और कठोर चट्टानी धरातल के कारण यह अपने मुहाने पर गाद का संचय नहीं कर पाती है। परिणाम, यह नदी समुद्र में मिलते समय डेल्टा की बजाय जवार नदमुख एस्चुरी का जो है निर्माण करती है। उद्गम, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई सतपुड़ा श्रेणी से जो है निकलती है। जल विसर्जन गुजरात के पास खंबात की खाड़ी अरब सागर में जो है ये अपना जल गिरा देती है मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी नदी जो है दो भागों में विभाजित करती है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तापी नहीं, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश है ना, इसको दो भागों में विभाजित करती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो है विभाजित करती है। विभाजन की बात करूं तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार के बीच से होकर बहती है और इसे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर का हिस्सा नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित पठारी भाग को मध्य उच्च भाग कहा जाता है, जैसे मालवा का पठार। और दक्षिणी का हिस्सा नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित विशाल त्रिभुजाकार पठार को दक्कन का पठार कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। जो इन दोनों के मतलब कि ये क्या क्वेश्चन में पूछा है, ये पूछ रहा है दक्षिण भारत का जो पठारी भाग है ना, पठारी प्रदेश है, इसको दो भागों में विभाजित कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है मेरे भाई, ठीक है। नर्मदा नदी जो है दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर वाले भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर वाले भाग को मध्य उच्च भाग कहा जाता है, जैसे मालवा का पठार। और दक्षिण वाले हिस्से को यानी कि जो नर्मदा नदी है इसके दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? इसको त्रिभुजाकार पठार यानी कि दक्कन का पठार इसको बोला जाता है। उद्गम की बात करूं तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। जल विसर्जन यह पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिरा देती है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में किसकी प्रवाह लंबाई सर्वाधिक है? तो प्रवाह लंबाई, प्रवाह यानी कि जल बहने की जो लंबाई है मेरे भाई, ठीक है, लंबाई। तो आप सभी जानते हुए दक्षिण भारत की एकमात्र जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो नदी जो है मेरे भाई गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट इसका हो जाएगा। इसकी लंबाई के कारण, लंबाई के कारण गोदावरी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है।
ठीक है मेरे भाई, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखो परिचय क्या लिखा गया है, गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, इसे इसकी विशालता और लंबाई के कारण दक्षिण की गंगा के नाम से जो है जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, लंबाई इसकी कुल प्रवाह लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों पर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जो है ये निकलती है मेरे भाई। जल विसर्जन महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है अपना ये जल गिरा देती है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से डिटेल से पढ़ लेना, ऊपर इस नदी के बारे में कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर गांव से जो है इसका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से आप यहां से बैठ के पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वेन गंगा तथा पेन गंगा जो है ये ऊपर हम डिस्कस करके आए थे, तभी बोल रहा हूं 1 से 2 या 3 बार ये वीडियो देख लेना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो दो नदियां यहां पे पूछी गई है, वेन गंगा तथा पेन गंगा, ये किसकी सहायक नदियां हो जाएंगी? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएंगी मेरे भाई। कहां गई गोदावरी? ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखो सारी चीजें लिखी गई है। परिचय की बात करूं तो वेन गंगा तथा पेन गंगा गोदावरी नदी तंत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। गोदावरी का सहायक तंत्र बहुत बड़ा है, जिसमें ये नदियां इसके बाएं तट की प्रमुख धाराएं मानी जाती है। अन्य सहायक नदियां की बात करूं तो गोदावरी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता हो गया, पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, मंजरा हो गया, इंद्रावती हो गया। वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संयुक्त जल को आगे चलकर प्राणहिता के नाम से जो है जाना जाता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे यहां पे क्या लिखा गया है, गोदावरी का उद्गम। गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? आपको पता है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है और जल विसर्जन बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देती है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे झेलम की नदी की बात हुई है, तो झेलम नदी की सहायक नदियां मैं ऊपर आपको बता के आया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं झेलम नदी की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएगी। तो इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन सी हो जाएगी? ऊपर मैंने एक टेबल दिखाई थी, याद है? टेबल नदी में, टेबल के अंदर क्या लिखा था? किशन गंगा लिखा था। ये इसकी मुख्य सहायक नदी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना मुख्य सहायक नदी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, और कृष्णा की कौन सी हो जाएगी भाई? कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी तुंगभद्रा हो जाएगी, एक तो कोयना हो जाएगी, ठीक है, कोयना हो जाएगी, एक मूसी भी हो जाएगी भाई। ठीक है, एक मूसी। ये 3 ही मुझे याद है अभी के लिए। ठीक है, ये 3 याद रखना, वैसे एक दो और भी है मेरे भाई। ठीक है, तो इतनी नदियां जो है मुख्य सहायक नदियां हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहाँ पे दो आंसर आपको दिए गए हैं, एक गंगा दिया गया है और एक गोदावरी दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इसमें पजल होंगे, ऑनेस्टली बताना आपका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में मेरे भाई। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या लगाएंगे? चलो एक बार 1 मिनट के लिए सोच लो आपका आंसर क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत में है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उद्गम। उद्गम यानी कि जहां से नदी निकलती है वो कहां पर होना चाहिए? वो भारत में होना चाहिए। मुहाना, मुहाना यानी कि मुंह, मुंह कहां होना चाहिए? भारत में होना चाहिए, यानी कि भारत में ही इसका मुंह होना चाहिए, वहां से वो जल गिरानी चाहिए। तो ये दोनों जो है भारत में ही होनी चाहिए। ऐसी नदी कौन सी है? आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो मुझे लगता है आपका आंसर जो है गंगा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत होगा मेरे भाई, क्योंकि गंगा का मुहाना कहां पर है? गंगा का मुहाना बांग्लादेश में है मेरे भाई। ठीक है, बांग्लादेश में इसका मुहाना, लेकिन गोदावरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? ये भी भारत से होता है और इसका जो मुहाना है वो भी भारत के अंदर है। कैसे है? आइए इसका डिटेलिंग देख लेते हैं।
तर्क यहां पे क्या दिया गया है, इस प्रश्न में दो शर्तें हैं, सबसे लंबी नदी हो, पहला पॉइंट क्या है, सबसे लंबी नदी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जिसका उद्गम और मुहाना यानी कि ओरिजिन और माउथ दोनों भारत में होना चाहिए। ऐसी नदी गंगा, गंगा यद्यपि 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसका जो मुहाना है ना, सागर संगम, वे बांग्लादेश में है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत चीन में है और मुहाना बांग्लादेश में है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गंगा नदी निकलती तो भारत से ही है, लेकिन इसका जो मुहाना है ना, मुंह है, वो कहां पर है, वो इसका मुहाना कहां पर है, बांग्लादेश में है मेरे भाई। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से है, तिब्बत चाइना में है, और इसका मुहाना कहां पर है, बांग्लादेश में है मेरे भाई। ये कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गोदावरी की लंबाई तो 1465 किलोमीटर है, इसके गंगा के अकॉर्डिंग तो ये कम ही है, लेकिन और नदियों के रिगार्डिंग जो है ये 1465 किलोमीटर सबसे बड़ी है मेरे भाई। इसका उद्गम महाराष्ट्र के भारत में है, और यह आंध्र प्रदेश भारत के तट पर बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। इस प्रकार पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी हो जाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में? हुई कुछ तैयारी, लगा कुछ नया प्रश्न है मेरे भाई। ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी आपको अगर जीतना है तो, एचएसएससी को पीछे छोड़ना है, एचएसएससी को आपको हराना है, तो ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से जो है इसका उद्गम होता है मेरे भाई गोदावरी का, और जल विसर्जन जो है बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के पास जो है ये विसर्जन करती है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, कावेरी नदी का उद्गम कहां से है। तो कावेरी नदी का उद्गम हम अभी देख कर आए हैं, तो ये कहां से निकलती है भाई, कर्नाटक नदी से, कर्नाटक से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के कहां से निकलती है, कोडागु कुर्ग जिले से निकलती है भाई, ठीक है, कुर्ग जिले से। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से यहां पे पढ़ लेना। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है इसकी ऊंचाई याद रखना 1314 मीटर ऊंचाई से ये निकलती है। विशेषता यह प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों की तुलना में कम उतार चढ़ाव के साथ साल भर बहती है। सदा नीरा नदी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यह नदी तमिलनाडु और कावेरी पट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी कहां पर गिरती है भाई कावेरी नदी कहां पर गिरती है, तो आप सभी जानते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कावेरी नदी पूर्व दिशा की तरफ बहती है मेरे भाई, ठीक है। और पाक जल डमरू मध्य किस किस देश के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और खंबात की खाड़ी कहां पर है, गुजरात में। आई बात समझ में? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रवाह की दिशा, कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की उन प्रमुख नदियों में से एक है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अब जाहिर सी बात है पूर्व की तरफ बहेगी तो कहां पर अपना जल गिराएगी, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी तो डेल्टा बनाएगी, सीधी सी बात है यार। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है, ये डिटेल से आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। उद्गम देख लेना, कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। तो कावेरी नदी जो जल विवाद है ये दो राज्यों के बीच में अवस्थित है, जिसका नाम हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कावेरी जल विवाद भारत के सबसे पुराने जल विवादों में से एक है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक ऊपरी तटवर्ती राज्य और तमिलनाडु निचला तटवर्ती राज्य के बीच में जल के बंटवारे को लेकर है। कर्नाटक का पक्ष क्या कहता है, कर्नाटक कावेरी नदी पर बने कृष्णराज सागर बांध का उपयोग सिंचाई और बेंगलुरु जैसे शहरों की जलापूर्ति के लिए करना चाहता है। लेकिन वहीं तमिलनाडु का पक्ष कहे तो तमिलनाडु के किसान कावेरी के निचले डेल्टा क्षेत्र से खेती विशेषकर चावल के लिए पूरी तरह से इस नदी के जल पर निर्भर है। कर्नाटक द्वारा बांधों में पानी रोकने से तमिलनाडु में कृषि प्रभावित होती है, इसीलिए इन दोनों राज्यों के बीच में जो है विवाद रहता है। अन्य शामिल पक्ष, यद्यपि मुख्य विवाद इन दो राज्यों के बीच है, लेकिन इस नदी बेसिन का हिस्सा होने के कारण केरल केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी इस विवाद से जुड़े पक्षकार है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, केरल और केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है ना, वो भी इस विवाद से जुड़े हुए हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा था और आई होप आपने आंसर दिया होगा वहां पर। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। दो तरीके से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण, क्या कह रहा है? पवित्रता के कारण। और ऑप्शन इसने दोनों दे दिए, गोदावरी भी दे दिया और कावेरी भी दे दिया मेरे भाई। अब गोदावरी देख के तो मोस्टली जो बच्चे ने अच्छे से ना पढ़ा होगा ना, तो मैं गारंटी के साथ लिख के बोल सकता हूं, बच्चे सिर्फ क्या देखेंगे? बच्चे ये देखेंगे दक्षिण भारत की गंगा। ओहो भाई साहब, बहुत आसान क्वेश्चन है, गोदावरी। और घर आते आते जैसे वो आंसर की देखेंगे ना, तो आंसर की आते आते उनके जो आंसर है ना, वो 60 पे आ जाएंगे मेरे भाई। ऐसा होता है आप सभी के साथ। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं डिटेल से आप तैयारी करोगे तभी जाके ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को भी बोलते हैं, गोदावरी को भी बोलते हैं। लेकिन गोदावरी को क्यों बोलते हैं, चलिए बता देता हूं गोदावरी को क्यों बोलते हैं। इसकी लंबाई के कारण। ठीक है, गोदावरी को अगर दक्षिण की गंगा बोलते हैं ना, तो इसकी लंबाई के कारण इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लेना उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, तो आंसर कावेरी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? तो कावेरी हो जाएगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन है, याद रखना। पवित्रता के आधार पर अगर आपसे दक्षिण गंगा पूछे तो आप कावेरी बताएंगे, अगर आपसे लंबाई के आधार पर दक्षिण की गंगा पूछे तो आप गोदावरी बताएंगे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बाकी डिटेल्स यहां पे लिख दी गई है। पवित्रता का महत्व, कावेरी नदी को इसकी अत्यधिक पवित्रता और सांस्कृतिक महत्ता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रवाह की प्रकृति, प्रवाह नदियों में यह एक अपवाद है क्योंकि इसमें साल भर जल बना रहता है। इसका कारण यह है कि इसके ऊपरी जल ग्रहण कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले क्षेत्र तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून लौटते मानसून से वर्षा होती है। उद्गम यह कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है निकलती है मेरे भाई। ठीक है, जल विसर्जन की बात करूं तो यह तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। अब यहां पे नोट दिया गया है, देखो, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा आपसे पूछे तो आप गोदावरी बताएंगे। आधार, नदी की लंबाई और जल निकासी बेसन का आकार। ठीक है, विवरण, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। इसके विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बोला जाता है। दो चीज याद रखना, अगर आपको लंबाई के आधार पर पूछे तो आप गोदावरी बताएंगे, अगर आपसे पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा पूछे तो आप कावेरी बताएंगे। दैट्स इट मेरे भाई। मेरे हिसाब से जितना मेरे एंड से हो सकता था मैंने नदी वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया मेरे भाई। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली अपना फीडबैक देना, क्या नदी वाला टॉपिक रह गया है या फिर कुछ भी बाकी है, तो मुझे बताना मेरे भाई। मेरे हिसाब से जो है ये कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेना और पीडीएफ जो है आप अपने पास सेव करके रख लेना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, यकीन माना। ये जो सारी चीज़ें मैंने लिख के दी है ना, एक चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, ये चीज़ मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। बस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। सच में उन बच्चों के साथ शेयर कर देना, उन भाई बहनों के साथ शेयर कर देना जिनको ऐसे कंटेंट की सख्त जरूरत है और ढूंढते रहते हैं, बस उनको मिलता नहीं है मेरे भाई। सिलेक्शन सारे ले सकते हैं, बस दिक्कत ये आती है कुछ बच्चों को जो है समय पर जो है गाइडेंस सही नहीं मिल पाता, या फिर उनको जो है प्रॉपर जो है मैटर नहीं मिल पाता मेरे भाई, मटेरियल नहीं मिल पाता, कंटेंट नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ उन बच्चों के साथ इस कंटेंट को जरूर शेयर कर देना, आप सभी का भला हो मेरे भाई। ठीक है, तो मैं तो शेयर कर नहीं सकता, मैं तो ज़्यादा बच्चों को जानता भी नहीं हूँ मेरे भाई। तो आप ऐसे ही जो कहते हैं ना कि वायरल होना, ये ऐसे ही वायरल होता है। आप एक के साथ शेयर करोगे, इसको अच्छा लगा, इसने 2 के साथ शेयर कर दिया, इन दोनों को भी अच्छा लगा, इन्होंने 5 के साथ शेयर कर दिया। ऐसे ही चीजें भाई आगे बढ़ती है मेरे भाई, ऐसे ही चेन बनती है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही चेन बनती है। तो मेरे साथ जुड़े रहना मेरे भाई। अगर अच्छे तरीके से सिलेक्शन चाहिए और बिना शॉर्टकट के सिलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे साथ चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ फ्री में अभी तक प्रोवाइड करवाया है, आगे भी फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए आज की वीडियो सेशन को इतना ही रखते हैं। बाकी सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल की वीडियो में हम नेक्स्ट मिट्टी का टॉपिक करेंगे भाई। ठीक है,
भारत की मिट्टी करेंगे मेरे भाई, ठीक है, भारत की मिट्टी वाला टॉपिक करेंगे, उसको भी हम ऐसे ही नदी की तरह जो है करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।